नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल फुसफुसाहट में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि आपको भीतर तक महसूस होती है। यहां हर फुसफुसाहट अंधेरे की एक नई परत खोलती है, हर परछाई कुछ कहने की कोशिश करती है और हर मोड़ आपकी रूह तक सिहरन पहुंचा देता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस अंधेरे सफ़र में अकेले मत चलिएगा। जो लोग हमारी कहानियाँ देखते हैं डरते भी हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। शायद वो डर उन्हें सब्सक्राइब बटन दबाने से भी रोक देता है। अगर आप भी ये सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी आप तक तभी पहुंचेगी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है फुसफुसाहट, जहां हर आवाज कुछ कहती है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये महज एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरी रूह को आज भी कपा देता है। हम सब सोचते हैं ना कि हमारे जन्म का वक्त हमारी किस्मत तय कर देता है, पर कभी सोचा है कि अगर जन्म के समय ही कोई ऐसी निशानी हो जो बताए कि ये बच्ची साधारण नहीं है, कि इसके भीतर कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानी फितरत से परे है। डर लगता है ना सोचकर ही। अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियां आपसे छूटे नहीं। और हाँ, कहानी खत्म होने पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और आप इसे किस शहर से देख रही हैं। अपना नाम भी लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपका दिल और दिमाग दोनों हिला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है और ये कहानी है रूही की। रूही, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और जिसके अंजाम ने मेरी जिंदगी की सारी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। रूही का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। बात उस समय की है जब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी रहती थीं, एक अजीब सी घटना घटी। गांव के नाम की बात करूं तो वो अब नक्शे पर भी नहीं मिलता, पर पुरानी यादों में वो जगह आज भी जिंदा है। रूही की माँ शांता उस वक्त 9 महीने की गर्भवती थी। प्रसव की तारीख करीब थी और घर में सब तैयारियां चल रही थीं। शांता एक शांत और संयमी औरत थी। मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और गांव की औरतों के साथ मिलजुल कर रहती। उसके पति रमेश रेलवे में काम करते थे और महीने में 2-3 बार घर आ पाते थे। गरीबी तो थी, पर शांता को भरोसा था कि भगवान सब ठीक कर देंगे। पर उस दिन, जिस दिन रूही का जन्म होना था, गांव के पीछे वाली पहाड़ियों में कुछ अजीब हुआ। सुबह सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, एक तेज आवाज आई। गूंज ऐसी थी जैसे जमीन फट रही हो। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और देखा कि पहाड़ की चट्टानों के बीच से पीले रंग का धुआं उठ रहा है, घना, गर्म और बदबूदार। गांव के बुजुर्गों ने फौरन पहचान लिया। गंधक, किसी ने कहा। पहाड़ में गंधक के फव्वारे फूट पड़े हैं। गंधक यानी सल्फर, वो पीली जहरीली चीज जो जमीन के भीतर से निकलती है और जिसकी बदबू सड़े हुए अंडों से भी बदतर होती है। पुराने लोग कहते हैं कि गंधक नरक की गंध है और जहाँ ये फूटता है वहाँ कुछ न कुछ अशुभ ज़रूर होता है। और उसी वक्त, उसी पल शांता को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसकी चीखें घर से बाहर तक सुनाई दीं। दाई, जो गांव की सबसे अनुभवी औरत थी, फौरन पहुंची, पर जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में वही गंधक की बदबू थी, घनी, तीखी और असहनीय। ये गंध कहाँ से आ रही है? दाई ने पूछा। पता नहीं, शांता ने दर्द में कराहते हुए कहा, पर ये मेरे अंदर से आ रही है। दाई सन्न रह गई। उसने कई प्रसव करवाए थे, पर ऐसा कभी नहीं देखा था। पर वक्त ज़्यादा नहीं था। प्रसव शुरू हो चुका था और अब रुकना मुमकिन नहीं था। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद रूही का जन्म हुआ और जिस पल वो बच्ची इस दुनिया में आई, दाई की सांसें थम गईं।
बच्ची की देह से हल्की सी भाप निकल रही थी, ऐसे जैसे उसके अंदर कोई आग जल रही हो। उसकी त्वचा सामान्य थी, पर उसकी आंखों में एक पीली चमक थी, ऐसी चमक जो किसी नवजात में नहीं होनी चाहिए। दाई ने कांपते हाथों से बच्ची को उठाया और शांता की गोद में रख दिया। शांता ने अपनी बेटी को देखा और मुस्कुरा दी, पर दाई की आंखों में डर था। उसने धीरे से शांता के कान में फुसफुसाया, ये बच्ची किसी काली हवस की निशानी है। शांता चौंक गई। क्या कह रही हो? ये मेरी बेटी है। मैं जानती हूँ, दाई ने कहा, पर मैंने ऐसा जन्म पहले कभी नहीं देखा। गंधक का फूटना और ठीक उसी वक्त इस बच्ची का जन्म, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इस बच्ची के भीतर कुछ है शांता, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं है। शांता ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। चाहे जो हो, ये मेरी बेटी है। इसका नाम मैं रूही रखूंगी। रूही, एक कोमल प्यारा सा नाम, पर क्या ये नाम उसकी असलियत को छुपा सकता था? गांव में खबर फैल गई। लोग फुसफुसाने लगे। कोई कहता कि शांता ने किसी तांत्रिक से मिन्नतें की होंगी, कोई कहता कि ये बच्ची किसी श्राप का नतीजा है। पर शांता ने किसी की नहीं सुनी। उसने रूही को पाला, प्यार दिया और सामान्य बच्चों की तरह बड़ा किया। पर रूही सामान्य नहीं थी। जब वो 3 साल की हुई, तभी पहली बार उसकी अजीब शक्ति का पता चला। एक दिन गांव का एक कुत्ता उसके पास आया और घुर्राने लगा। रूही ने बस उसकी तरफ देखा और कुत्ता वहीं बैठ गया। उसकी आंखें शून्य हो गईं, जैसे किसी ने उसकी इच्छा शक्ति छीन ली हो। शांता ने ये देखा और उसकी रूह कांप गई। उसे याद आया दाई की बात, किसी काली हवस की निशानी। पर वो क्या कर सकती थी? रूही उसकी बेटी थी, उसका खून, उसका हिस्सा। वक्त बीतता गया, रूही बड़ी होती गई और उसके साथ साथ उसके अंदर की वो ताकत भी बढ़ती गई। पर शांता को एक बात का डर था। उसे पता था कि एक दिन रूही को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। उसे पता चलेगा कि वो कौन है और उसके भीतर क्या छुपा है। और जब वो दिन आएगा, तब क्या होगा? शांता को नहीं पता था, पर एक माँ के दिल में एक डर जरूर था। एक ऐसा डर जो उसे रात भर जगाए रखता। वो रूही को सोते हुए देखती और सोचती, क्या मेरी बेटी सच में मेरी है या फिर वो किसी और की है? और कहीं दूर उन्हीं पहाड़ों में जहाँ से गंधक का धुआं निकला था, एक काली आकृति मुस्कुराती, धुएं से बनी हुई पर बेहद असली। वो आकृति जानती थी कि रूही उसकी है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि रूही का जन्म साधारण नहीं था। वो गंधक की कोख से पैदा हुई थी और गंधक कभी अपना हक नंगाना नहीं छोड़ता। रूही जब 7-8 साल की थी, तब तक गांव के लोग उससे थोड़ा दूर रहने लगे थे। कोई साफ साफ कुछ नहीं कहता था, पर नज़रों में एक अजीब सा डर दिखता था। बच्चे उसके साथ खेलने से कतराते, औरतें उसकी माँ से बात करते समय नज़रें चुराती और मर्दों की नज़रें कुछ और ही कहानी कहती थीं। शांता को ये सब दिखता था। उसे अपनी बेटी की तकलीफ़ समझ आती थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसने रूही को शहर भेजने का फैसला किया। उसके पति रमेश मुंबई में थे और वहीं एक छोटे से स्कूल में रूही का दाखिला करवा दिया गया। शहर में रूही को एक नई शुरुआत मिली। वहाँ कोई उसके जन्म के बारे में नहीं जानता था, न ही उस गंधक के फव्वारे के बारे में। पर रूही जो थी, वो तो नहीं बदली थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसका रूप निखरता गया। 16-17 साल की उम्र तक आते आते रूही एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। लंबे काले बाल, गेहुआ रंग और वो आंखें जिनमें अब भी कभी कभी वो पीली चमक दिख जाती थी। पर सबसे अजीब बात ये थी कि रूही के पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती थी। वो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। उसकी चाल में, उसकी सांसों में, उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो लोगों को, खासकर मर्दों को, घुटनों पर ला देता था। कॉलेज में लड़के उसके पीछे पागल रहते। कोई उससे दोस्ती करना चाहता, कोई उसे प्रपोज करता, कोई बस दूर से ताकता रहता। पर रूही किसी को भाव नहीं देती थी। वो जानती थी कि ये सब नकली है। लोग उसे नहीं,
बस उस अजीब खिंचाव को महसूस करते थे जो उसके अंदर से निकलता था। पर एक बात और थी, रूही की एक कमज़ोरी भी थी, एक ऐसी कमज़ोरी जो उसे डराती थी। जब भी वो गुस्सा होती उसकी त्वचा गर्म हो जाती, ऐसे जैसे उसके भीतर कोई गंधक उबल रहा हो। उसके हाथ जलने लगते, उसका चेहरा तप जाता और उसे ऐसा लगता जैसे उसके अंदर कोई आग भड़क रही है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करती, पर यह आसान नहीं था। एक बार कॉलेज में एक लड़के ने उसे छेड़ा, बेहुदा बातें की, हाथ पकड़ने की कोशिश की। रूही ने पहले तो खुद को संभाला, पर जब वो लड़का नहीं माना तो रूही का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस लड़के की कलाई पकड़ी और अगले ही पल वो लड़का चीखने लगा। उसकी कलाई पर जलने के निशान बन गए थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। रूही खुद हैरान रह गई। उसने अपने हाथों को देखा, वो सामान्य दिख रहे थे, पर उन्हें छूने पर वो जलते हुए महसूस हो रहे थे। उस दिन से रूही को समझ आ गया कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ लोगों को अपनी ओर खींचता ही नहीं, बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। उस रात घर आकर रूही ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में वो पीली चमक थी और उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, पर आईने में उसके सिवा कोई नहीं था। वो रात भर सो नहीं पाई। उसे बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। और फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रूही की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसकी मुलाकात एक बूढ़े तांत्रिक से हुई। ये तांत्रिक, जिसका नाम भैरव बाबा था, कॉलेज के पास वाले मंदिर में रहता था। वो एक अजीब सा आदमी था, लंबी सफ़ेद दाढ़ी, रुद्राक्ष की मालाएं और माथे पर लाल तिलक। लोग कहते थे कि वो एक सिद्ध तांत्रिक है जो भूत प्रेत से लेकर टोने टोटके तक सब कुछ जानता है। रूही उस दिन मंदिर गई थी, पता नहीं क्यों, पर उसे लगा कि शायद वहां उसे कुछ शांति मिल जाए। वो मंदिर में बैठी थी, आंखें बंद किए, जब अचानक उसे किसी की नज़रों का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि भैरव बाबा उसे घूर रहा है, पर उसकी नज़रों में कोई वासना नहीं थी। उसमें डर था, गहरा, असली डर। भैरव बाबा धीरे धीरे रूही के पास आया और फुसफुसाया, तेरे भीतर कोई औरत नहीं, एक अधूरी चुड़ैल है जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुझे इस्तेमाल करेगी। रूही चौंक गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं वो कह रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, भैरव बाबा ने कहा। तेरे जन्म के समय कुछ हुआ था, है ना? गंधक, धुआं, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। रूही की सांस रुक गई। उसने कभी अपने जन्म के बारे में किसी को बताया नहीं था, फिर ये आदमी कैसे जानता था? तू अभी तक बची हुई है क्योंकि वो अभी तक सो रही है, भैरव बाबा ने कहा, पर जल्द ही वो जागेगी, और जब वो जागेगी तो तेरा जीवन तेरा नहीं रहेगा, तू उसकी कठपुतली बन जाएगी। कौन? रूही ने कांपते हुए पूछा। कौन जागेगी? भैरव बाबा ने आसमान की तरफ देखा। गंधक की पिशाचिनी, वो जो तेरे अंदर छुपी है, वो तुझसे कुछ चाहती है रूही, और जब तक तू उसे वो नहीं देगी, वो तुझे चैन से नहीं रहने देगी। रूही को समझ नहीं आया। उसने भैरव बाबा से और सवाल करने चाहे, पर वो बूढ़ा आदमी मुड़ गया और चला गया, सिर्फ इतना कहते हुए, सावधान रह बेटी, जब सपने आने लगे तो समझ जाना कि वो आ गई है। उस रात रूही को पहला सपना आया। वो एक अंधेरी जगह में खड़ी थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, काला, घना और बेहद गर्म। और उस धुएं के बीच से एक आकृति निकली, एक औरत की आकृति, पर वो कोई सामान्य औरत नहीं थी। वो धुएं से बनी हुई थी, उसकी आंखें पीली चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उस औरत ने रूही की तरफ देखा और धीमी गहरी आवाज में कहा, तुझे बस एक सुगंध चाहिए, बाकी मैं कर दूंगी। रूही चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। वो भागना चाहती थी पर उसके पैर जम गए थे। धुएं वाली औरत उसके और करीब आई। उसने रूही के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां जलती हुई थीं, पर रूही हिल नहीं सकती थी। तू मेरी है रूही, उस औरत ने फुसफुसाया। हमेशा से थी
और हमेशा रहेगी, और जल्द ही तू खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आएगी, क्योंकि तू भी वो चाहती है जो मैं चाहती हूँ। क्या? रूही ने कांपते हुए पूछा। मैं क्या चाहती हूँ? धुएं वाली औरत हंसी। उसकी हंसी गूंजती रही और रूही की आंखें खुल गईं। वो अपने बिस्तर पर थी, पसीने से लथपथ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने चारों तरफ देखा। कमरा सामान्य था, कोई धुआं नहीं, कोई औरत नहीं, पर उसे अभी भी उस औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। तुझे बस एक सुगंध चाहिए। रूही ने अपने हाथों को देखा। वो ठीक थे, पर उसे लग रहा था जैसे कुछ बदल गया है, जैसे उसके अंदर कुछ जाग गया है। और वो सही थी, क्योंकि उस रात के बाद से रूही के सपने बदल गए। वो हर रात उसी धुएं वाली औरत को देखती, और हर बार वो औरत उसे कुछ न कुछ कहती। कभी वो कहती कि रूही को ताकत मिलेगी, कभी वो कहती कि रूही को सब कुछ मिलेगा जो वो चाहती है, और कभी वो बस हंसती रहती। रूही घबरा गई थी। उसने अपनी माँ को बताना चाहा, पर कैसे बताती कि उसे एक धुएं वाली औरत के सपने आ रहे हैं, कि वो औरत उससे कुछ मांग रही है। रूही अब 20 साल की हो चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने वाली थी, और उसके बाद की जिंदगी के बारे में सोचकर वो थोड़ी परेशान रहने लगी थी। उसकी माँ शांता चाहती थी कि रूही की शादी हो जाए, कोई अच्छा लड़का मिल जाए, पर रूही को पता था कि ये आसान नहीं होगा। कौन ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जिसके अंदर इतने राज छुपे हों? पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में रूही किताबों के बीच खोई हुई थी। वो साइकोलॉजी की कोई किताब पढ़ रही थी, जब अचानक उसे किसी की नज़रों का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। लंबा, सांवला, घुंघराले बाल और गहरी काली आंखें। उसके चेहरे पर एक शांत, गंभीर भाव था। वो लड़का बस रूही को देख रहा था, पर उसकी नज़रों में वो भूख नहीं थी जो रूही ने दूसरे लड़कों की आंखों में देखी थी। उसकी नज़रों में एक जिज्ञासा थी, एक सवाल। रूही थोड़ी बेचैन हो गई। कुछ चाहिए? उसने पूछा। लड़का मुस्कुराया। माफ़ी चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम नई हो यहाँ? नहीं, रूही ने कहा। मैं 3रे साल में हूँ। ओह, लड़के ने कहा। मैं अधिराज हूँ। मैं फाइनल ईयर में हूँ, फिलॉसफी में। रूही ने सिर हिलाया। रूही? रूही? अधिराज ने नाम दोहराया। अच्छा नाम है। रूह यानी आत्मा, है ना? रूही को थोड़ा अजीब लगा। ज़्यादातर लोग उसके नाम का मतलब नहीं पूछते थे। हाँ, उसने कहा, कुछ ऐसा ही। अधिराज वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ और कहना चाहता हो, पर फिर उसने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मिलकर अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। और वो चला गया। रूही को थोड़ा हैरानी हुई। वो लड़का अलग था। उसने रूही को वैसे नहीं देखा जैसे बाकी लड़के देखते थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि रूही ने अधिराज के सामने वो खिंचाव महसूस नहीं किया जो वो आमतौर पर लोगों के साथ महसूस करती थी, जैसे अधिराज उस ताकत से परे हो। अगले कुछ दिनों में रूही और अधिराज की मुलाकातें बढ़ती गईं, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में, कभी कॉलेज के बाहर। और धीरे धीरे रूही को एहसास हुआ कि उसे अधिराज से बात करना अच्छा लगता है। अधिराज एक शांत, समझदार लड़का था। वो जिंदगी के गहरे सवालों के बारे में बात करता, कविताएं सुनाता और रूही की बातें ध्यान से सुनता था। पहली बार रूही को लगा कि कोई उसे समझ रहा है, कोई उसे सिर्फ उसके रूप या उस अजीब खिंचाव के लिए नहीं, बल्कि उसके विचारों और भावनाओं के लिए पसंद कर रहा है। और धीरे धीरे रूही को अधिराज से प्यार हो गया। ये पहली बार था जब रूही को किसी से सच्ची चाहत हुई। वो अधिराज के बारे में सोचती रहती, उसका इंतज़ार करती रहती और उसके साथ हर पल बिताना चाहती थी। अधिराज भी रूही से प्यार करता था, ये बात साफ थी। पर रूही के दिल में एक डर भी था। डर ये था कि अगर अधिराज को उसके बारे में सच पता चल गया तो क्या होगा। अगर उसे पता चल गया कि रूही के अंदर कुछ अजीब है, कि उसे हर रात एक धुएं वाली औरत के सपने आते हैं, कि उसके जन्म से जुड़ा एक काला रहस्य है, तो क्या वो फिर भी रूही से प्यार करेगा? रूही ने फैसला किया
कि वो अधिराज को कुछ नहीं बताएगी। वो बस उसके साथ रहेगी, खुश रहेगी और अपने अतीत को भूल जाएगी। पर अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। जैसे जैसे रूही और अधिराज का रिश्ता गहरा होता गया, रूही की बेचैनी भी बढ़ती गई। उसे लगातार एक डर सताने लगा। डर ये था कि अगर अधिराज उसे छोड़ दे तो, अगर उसे कोई और मिल गया तो, अगर वो रूही से बोर हो गया तो। ये डर इतना गहरा था कि रूही रात भर सो नहीं पाती थी। वो अधिराज के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती, उसके मैसेज पढ़ती रहती और हर छोटी छोटी बात में कोई ना कोई संकेत ढूंढती रहती कि कहीं अधिराज उससे दूर तो नहीं जा रहा। और उसी दौरान रूही के सपने और तीखे हो गए। धुएं वाली औरत अब हर रात उसके सामने आती और अब वो सिर्फ बातें ही नहीं करती थी, अब वो रूही को कुछ दिखाने लगी थी। एक रात रूही ने सपने में देखा कि अधिराज किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा है। वो लड़की हंस रही है और अधिराज भी मुस्कुरा रहा है। रूही को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया। वो चीखना चाहती थी पर आवाज़ नहीं निकली। तभी धुएं वाली औरत प्रकट हुई। उसने रूही के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, तेरा पुरुष तेरा होना चाहिए, उसे बांध ले गंधक से। रूही ने उस औरत की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? धुएं वाली औरत मुस्कुराई। तू चाहती है कि अधिराज हमेशा तेरे साथ रहे, है ना? कि वो कभी तुझे छोड़कर न जाए, कि वो सिर्फ तेरा हो? रूही ने सिर हिलाया। हाँ, पर यह कैसे संभव है? ये संभव है, धुएं वाली औरत ने कहा। तुझे बस एक चीज चाहिए, एक सुगंध, एक ऐसी सुगंध जो मन, देह और आत्मा को बांध देती है। मैं तुझे वो सुगंध दे सकती हूं। रूही को डर लगा, पर इसकी कीमत क्या होगी? धुएं वाली औरत हंसी। कीमत? तू पहले तो सुगंध ले, कीमत की बात बाद में करेंगे। रूही उस रात जागी तो उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। पर 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने रूही के फैसले को पक्का कर दिया। रूही ने अधिराज को कॉलेज में किसी लड़की से बात करते देखा। वो लड़की बहुत हंस रही थी और अधिराज भी मुस्कुरा रहा था। रूही को ऐसा लगा जैसे उसके सीने में चाकू घोंप दिया गया हो। उसे याद आया वो सपना जो उसने देखा था, ठीक वैसा ही। रूही ने घर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो रोई, चीखी और अपने आप से कहती रही कि वो पागल हो रही है। अधिराज उसे प्यार करता है, वो किसी और के साथ नहीं जा सकता। पर डर खत्म नहीं हो रहा था। और उसी रात रूही ने तीसरी बार वो सपना देखा। धुएं वाली औरत फिर से आई और फुसफुसाई, तुझे डर लग रहा है ना? डर कि तू अधिराज को खो देगी, तो फिर बांध ले उसे, बांध ले हमेशा के लिए। और इस बार रूही ने कोई सवाल नहीं किया, उसने सिर हिलाया। चौथी रात जब रूही सोई तो वो सपने में भी नहीं थी। उसकी आंखें खुलीं तो वो अपने बिस्तर पर थी, पर कमरे में एक अजीब गर्माहट थी। हवा भारी थी और उसे गंधक की हल्की सी बदबू महसूस हुई। रूही ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और उसे कुछ छूने को मिला। एक छोटी सी शीशी, काली, चिकनी और बेहद गर्म। रूही ने वो शीशी बाहर निकाली और उसे देखा। उस पर पीले अक्षरों में लिखा था, गंधक सुगंध, मन, देह और आत्मा बांधने वाला इत्र। रूही की सांसें रुक गईं, उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव था? सपने में दिखी चीज असल में कैसे आ सकती है? उसने शीशी को खोलने की कोशिश की पर फिर रुक गई। उसे याद आया भैरव बाबा की बात, वो तुझे इस्तेमाल करेगी। पर फिर उसे अधिराज की वो मुस्कान याद आई जो उसने उस लड़की को दी थी, और रूही का दिल फिर से डूबने लगा। रूही ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, बस एक बार इस्तेमाल करके देख लेती हूँ। अगर ये काम कर गया तो अधिराज हमेशा मेरा रहेगा। और उसने शीशी का ढक्कन खोल दिया। अगले ही पल कमरे में एक तीखी, मीठी और नशीली खुशबू फैल गई। पर यह खुशबू नहीं थी, ये वासना की गंध थी, इच्छा की गंध, हवस की गंध। रूही ने अपनी गर्दन पर इत्र की एक बूंद लगाई और उसी पल
कमरे में धुआं उठने लगा, काला घना धुआं। रूही चीखना चाहती थी पर उसकी आवाज़ गले में अटक गई। धुएं के बीच से वो औरत निकली, धुएं से बनी हुई पर बिल्कुल असली। उसने रूही की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब तू मेरी है रूही, और अधिराज भी तेरा होगा हमेशा के लिए। रूही ने अपने हाथों को देखा। उसकी एक उंगली धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी। अगली सुबह रूही बहुत घबराई हुई थी। रात भर वो सो नहीं पाई थी। उसकी वो एक उंगली जो काली पड़ गई थी अब भी वैसी ही थी। उसने उसे छुपाने की कोशिश की, दस्ताने पहने, पर डर तो दिल में बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अधिराज से मिलने जाए या नहीं। पर फिर अधिराज का फोन आया। रूही, आज शाम को मिलोगी कॉलेज के पास वाले कैफे में? रूही ने एक पल सोचा, फिर बोली, हाँ मिलूंगी। शाम को तैयार होते वक्त रूही के हाथ कांप रहे थे। उसने वो काली शीशी फिर से निकाली। उसे देखकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। पर उसने सोचा, बस एक बार और, बस ये देखना है कि इसका असर होता भी है या नहीं। उसने अपनी गर्दन के पीछे इत्र की एक छोटी सी बूंद लगाई और अगले ही पल पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। नहीं, खुशबू नहीं, ये तो कुछ और ही था। ये एक ऐसी गंध थी जो नाक से नहीं बल्कि दिमाग में सीधे उतर जाती थी। मीठी, तीखी, नशीली, ऐसी गंध जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। रूही ने आईने में खुद को देखा। वो वैसी ही दिख रही थी पर कुछ बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो पहले कभी नहीं था, जैसे वो किसी और ने कब्जा कर लिया हो। रूही कैफे पहुंची तो अधिराज पहले से वहां बैठा था। उसने रूही को देखा और मुस्कुराया, हाय रूही। पर जैसे ही रूही उसके पास पहुंची, अधिराज का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वो बस रूही को घूरने लगा। अधिराज, रूही ने कहा, तुम ठीक हो? अधिराज ने कुछ नहीं कहा। वो बस रूही को देखता रहा, जैसे सम्मोहित हो गया हो। फिर धीरे धीरे जैसे किसी ने उसे खींचा हो, वो उठा और रूही के पास आ गया, बहुत करीब। तुम आज बहुत अलग लग रही हो, अधिराज ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ भारी थी और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। रूही को समझ नहीं आया कि खुश हो या डरे। अधिराज का ये व्यवहार सामान्य नहीं था। वो हमेशा शांत और संयमी रहता था, पर आज कुछ और ही था। अधिराज ने रूही का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो रूही को जाने ही न दे। रूही, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। रूही की सांस रुक गई। अधिराज ने पहले कभी ऐसी बातें नहीं कही थीं। वो हमेशा संयमित रहता था, अपने शब्दों का ध्यान रखता था, पर आज वो जैसे किसी और ही दुनिया में था। अधिराज, बैठो, रूही ने कहा, लोग देख रहे हैं। पर अधिराज ने सुना ही नहीं। उसने रूही का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी हो रूही, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हारा हूं हमेशा के लिए। रूही को अजीब लग रहा था। एक तरफ तो उसे खुशी हो रही थी कि अधिराज उससे इतना प्यार कर रहा है, पर दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था। ये प्यार नहीं था, ये कुछ और था, जैसे अधिराज उसका गुलाम बन गया हो। उस शाम जब रूही घर लौटी तो उसे अपनी दूसरी उंगली भी काली होती दिखी। रूही घबरा गई। उसने फौरन वो शीशी निकाली और उसे देखा। शीशी पहले से थोड़ी खाली हो चुकी थी और उस पर अब एक नया वाक्य लिखा हुआ था, पीले धुएं में, हर बूंद की कीमत तू अपनी आत्मा से चुकाएगी। रूही की रूह कांप गई। उसे याद आया धुएं वाली औरत की बात। कीमत की बात बाद में करेंगे। अब समझ आया, हर बार जब वो ये इत्र लगाएगी, उसकी आत्मा का एक हिस्सा उस औरत को मिलेगा। उसका शरीर काला पड़ता जाएगा
और एक दिन वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। रूही ने फैसला किया कि वो इस इत्र को फिर कभी नहीं लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर अगले दिन जब अधिराज से फ़ोन पर बात हुई तो उसकी आवाज़ में वो तड़प नहीं थी जो कल थी। वो सामान्य लग रहा था, मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, पर वो पागलपन, वो पूरी तरह से रूही के लिए समर्पण, वो गायब था। रूही को बुरा लगा। उसे लगा जैसे अधिराज फिर से दूर जा रहा है, और ये डर फिर से उभर आया। उस रात रूही सो नहीं पाई। उसे बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, क्या अधिराज अब भी उससे उतना ही प्यार करता है, या फिर वो धीरे धीरे दूर जा रहा है। और अगले दिन जब रूही ने कॉलेज में देखा कि अधिराज फिर से उसी लड़की से बात कर रहा है तो रूही का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। उस शाम रूही ने फिर से इत्र लगाया। इस बार उसने ज़रा ज़्यादा लगाया। उसे लगा कि शायद पहली बार कम लगाया था, इसलिए असर कम रहा। और जब अधिराज ने उसे देखा तो वो पूरी तरह से बदल गया। अधिराज अब रूही के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। वो हर वक्त उसके पास रहना चाहता, उससे बात करना चाहता, उसे छूना चाहता। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वो खाना भी ठीक से नहीं खाता था, बस रूही के बारे में सोचता रहता। लोग देखने लगे, कॉलेज में लोग फुसफुसाने लगे, अधिराज को क्या हो गया है, वो तो बिल्कुल बदल गया है। पर अधिराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस रूही चाहिए थी, हर वक्त, हर पल। और रूही को अब 3 उंगलियां काली हो चुकी थीं। एक दिन अधिराज की माँ ने रूही को फ़ोन किया, बेटा, अधिराज को क्या हो गया है? वो कुछ खा पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, बस तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। उसकी सेहत बिगड़ती जा रही है। रूही को बुरा लगा। उसने अधिराज को करीब से देखा। सच में अधिराज की हालत खराब हो रही थी। उसका वजन कम हो गया था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे और उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि अधिराज को इस सब का एहसास ही नहीं था। वो बस रूही के साथ रहना चाहता था, बाकी सब कुछ उसके लिए बेमानी हो गया था। रूही ने फैसला किया कि अब वो इस इत्र को बिल्कुल नहीं लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पर जब उसने इत्र लगाना बंद किया तो अधिराज की हालत और भी खराब हो गई। वो रूही के पीछे पड़ा रहता, हर वक्त फ़ोन करता, मैसेज करता, रूही तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। रूही रो पड़ी। उसे समझ आ गया कि उसने अधिराज के साथ क्या किया है। वो उसे अपना गुलाम बना चुकी थी और अब अधिराज उसके बिना जी नहीं सकता था। एक रात रूही को फिर से धुएं वाली औरत का सपना आया। वो औरत हंस रही थी। देखा तूने? उस औरत ने कहा, तूने जो बोया है वो काट रही है। अधिराज अब तेरा है, पर वो जिंदा नहीं रह सकता। और अगर तू इत्र लगाना बंद कर देगी तो वो मर जाएगा, और अगर लगाती रहेगी तो तू खत्म हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? रूही चीखी। धुएं वाली औरत ने उसके चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां जलती हुई थीं। तू कुछ नहीं कर सकती। तूने ये रास्ता खुद चुना है, अब इस पर चलना ही होगा। रूही जागी तो उसके गालों पर आंसू थे। उसने अपने हाथ देखे। अब उसकी आधी हथेली काली हो चुकी थी और इत्र की शीशी, वो अब आधी खाली हो चुकी थी। रूही समझ गई कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से निकलना नामुमकिन है। अगर वो इत्र लगाती रहेगी तो अधिराज उसका गुलाम बना रहेगा, पर रूही खुद खत्म होती जाएगी। और अगर वो इत्र लगाना बंद कर देगी तो अधिराज शायद खुद को ही खत्म कर ले। पर रूही अधिराज से प्यार करती थी, सच्चा प्यार, और इसलिए उसने एक फैसला लिया। वो इत्र लगाती रहेगी, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। अगले कुछ हफ्तों में रूही रोज़ इत्र लगाती रही और हर बार उसका शरीर थोड़ा और काला होता गया। पहले उंगलियां, फिर हाथ, फिर पैर। उसके होंठ काले पड़ने लगे, उसकी पीठ पर धुएं जैसे निशान बनने लगे और उसकी आंखों में वो पीली चमक और तेज होती गई। रूही ने दस्ताने पहनना शुरू किया, पूरी बाह के कपड़े पहनने लगी और लोगों से दूर रहने लगी। पर अधिराज अब पूरी तरह से रूही पर निर्भर हो गया था। वो मुरझाता जा रहा था
उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, पर उसकी आंखों में सिर्फ रूही थी। रूही, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो रोज़ कहता। कभी नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और रूही रोती रोती और इत्र लगाती रहती, क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। इत्र की शीशी अब आधी से भी कम बची थी और रूही जानती थी कि जल्द ही, बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाएगा। हफ्ते गुजरते गए और रूही की हालत और भी बदतर होती गई। अब सिर्फ उसके हाथ पैर ही नहीं, बल्कि उसकी गर्दन पर भी काले निशान दिखने लगे थे। उसे लगातार दस्ताने पहनने पड़ते, गले तक स्कार्फ बांधना पड़ता और लोगों से नज़रें चुरानी पड़ती। कॉलेज में लड़कियां फुसफुसाने लगीं, रूही को क्या हो गया है? वो इतना छुपा छुपा कर क्यों रहती है? कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं? पर रूही को किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस अधिराज की परवाह थी। और अधिराज अब एक छाया बनकर रह गया था। उसका वजन तेजी से घट रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं, चेहरे पर हड्डियां उभर आई थीं और उसकी त्वचा इतनी पीली पड़ गई थी कि वो मरीज लगने लगा था। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे इसका कोई एहसास ही नहीं था। वो बस रूही के साथ रहना चाहता था। हर वक्त, हर पल उसकी नौकरी छूट गई, उसके दोस्त उससे दूर हो गए और उसके माँ बाप परेशान थे। पर अधिराज को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। रूही, वो रोज़ कहता, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सांस हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और हर बार जब वो ये कहता, रूही का दिल टूटता, क्योंकि उसे पता था कि ये प्यार नहीं था, ये श्राप था। एक ऐसा श्राप जो उसने खुद अधिराज पर डाला था। एक रात रूही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने अपने हाथों को देखा, वो पूरी तरह से काले हो चुके थे, ऐसे जैसे उन पर कोयले की परत चढ़ गई हो। उसने अपने पैर देखे, वो भी काले थे। उसने आईने में खुद को देखा, उसके होंठ काले पड़ चुके थे, उसकी गर्दन पर काली नसें उभर आई थीं और उसकी पीठ पर एक बड़ा सा धुएं जैसा निशान बन गया था। रूही रो पड़ी। उसने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने साथ क्या कर दिया? तभी उसे फिर से उस औरत की आवाज़ सुनाई दी, धुएं वाली औरत की। पर इस बार वो सपने में नहीं थी, वो असल में थी। रूही ने सिर उठाकर देखा, कमरे के कोने में धुआं उठने लगा, काला घना धुआं। और उस धुएं से वो औरत निकली, वही पीली आंखें, वही भयानक मुस्कान। तू रो क्यों रही है रूही? उस औरत ने पूछा। तूने तो वो पा लिया जो तू चाहती थी। अधिराज तेरा है, पूरी तरह से तेरा। ये मैं नहीं चाहती थी, रूही चीखी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करे, मेरा गुलाम नहीं बने। तुमने मुझे धोखा दिया। धुएं वाली औरत हंसी। उसकी हंसी बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया रूही, तूने खुद ये चुना, तूने खुद वो इत्र लगाया। मैंने तो बस तुझे रास्ता दिखाया। पर मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा। रूही रोई। तू जानती थी, धुएं वाली औरत ने कहा। तेरे दिल की गहराइयों में तू जानती थी, पर तूने अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि तू डरती थी कि अधिराज तुझे छोड़ देगा, डरती थी कि तू अकेली रह जाएगी, और इस डर ने तुझे अंधा कर दिया। रूही ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। वो जानती थी कि धुएं वाली औरत सही कह रही है। उसने खुद ये चुना था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। कितना वक्त बचा है? रूही ने पूछा। धुएं वाली औरत ने इत्र की शीशी की तरफ इशारा किया। वो अब लगभग खाली हो चुकी थी, बस कुछ बूंदें बची हैं, और जब वो खत्म हो जाएगी तू भी खत्म हो जाएगी। और अधिराज? रूही ने पूछा। उसका क्या होगा? धुएं वाली औरत ने कंधे उचकाए। वो भी मर जाएगा, तेरे बिना वो जी नहीं पाएगा। तूने उसे इतना बांध दिया है कि अब वो तेरे बिना सांस भी नहीं ले सकता। रूही की आंखों में नए आंसू आ गए। तो फिर मैं क्या करूं? मैं अधिराज को नहीं मरने दे सकती। धुएं वाली औरत उसके पास आई। उसने रूही के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां जलती हुई थीं, पर रूही को अब कोई दर्द महसूस नहीं होता था। तू कुछ नहीं कर सकती, उस औरत ने फुसफुसाया। तूने जो बोया है वो काटना ही होगा। तेरी कहानी अब खत्म होने वाली है रूही, और जल्द ही
तू मेरा हिस्सा बन जाएगी, हमेशा के लिए। और वो औरत धुएं में गायब हो गई। अगले कुछ दिन रूही ने इत्र लगाना बंद करने की कोशिश की, पर अधिराज की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, पर उसका शरीर जैसे काम करना बंद कर रहा है, जैसे उसने जीने की इच्छा ही खो दी हो। रूही अधिराज के पास गई। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, कमजोर, पीला और लगभग बेजान। पर जैसे ही उसने रूही को देखा, उसकी आंखों में एक चमक आई। रूही, उसने कमजोर आवाज में कहा, तुम आ गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रूही ने उसका हाथ पकड़ा। मैं यहीं हूं अधिराज, मैं कहीं नहीं जा रही। पर अधिराज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। डॉक्टरों ने कहा कि अगर जल्द ही उसकी हालत नहीं सुधरी तो रूही समझ गई, उसे इत्र लगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात रूही ने फिर से इत्र लगाया और इस बार उसने बहुत ज्यादा लगाया, लगभग आधी शीशी। अगले दिन जब वो अधिराज से मिलने गई तो उसकी हालत बेहतर हो चुकी थी। वो फिर से मुस्कुरा रहा था, बात कर रहा था, पर उसकी आंखों में वो पागलपन वापस आ गया था। और रूही की पूरी कलाई काली हो चुकी थी। घर आकर रूही ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा अब सामान्य नहीं रह गया था। उसकी आंखों में वो पीली चमक इतनी तेज हो गई थी कि वो अंधेरे में भी चमकती थी। उसकी त्वचा से हल्की हल्की भाप निकल रही थी और उसे गंधक की बदबू आ रही थी। रूही समझ गई कि अब बहुत कम वक्त बचा है। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शांता घबरा गई। क्या हुआ बेटा? तेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों है? रूही रोने लगी। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। क्या बोल रही है तू? शांता ने पूछा। मैं अभी आती हूँ। पर रूही ने फ़ोन काट दिया। वो जानती थी कि अब माँ भी कुछ नहीं कर सकती। उसने इत्र की शीशी देखी। अब बस कुछ बूंदें बची थीं और रूही जानती थी कि जल्द ही, बहुत जल्द, वो आखिरी बूंद आएगी। उस रात रूही को फिर से सपना आया। वो उसी अंधेरी जगह में थी जहां धुआं था, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। वहां और भी औरतें थीं, कई सारी औरतें, सब काली, सब धुएं से बनी हुई और सब रूही की तरफ देख रही थीं। धुएं वाली औरत आगे आई। ये सब तेरी बहनें हैं रूही। ये सब भी कभी तेरी तरह ही थीं, इंसान थीं, पर उन्होंने भी वही गलती की जो तूने की, और अब वो सब मेरा हिस्सा हैं, हमेशा के लिए। रूही कांपने लगी। मैं ऐसा नहीं बनना चाहती। पर तू बनेगी, धुएं वाली औरत ने कहा। जल्द ही, बहुत जल्द। और सब औरतें हंसने लगीं। उनकी हंसी गूंजती रही और रूही चीखती रही। अगली सुबह जब रूही जागी तो उसे पता चल गया कि अब वक्त आ गया है। उसकी पूरी बांह काली हो चुकी थी। उसके पैर भी पूरी तरह से काले हो गए थे और उसकी पीठ पर वो धुएं जैसा निशान इतना बड़ा हो गया था कि वो उसकी पूरी पीठ पर फैल गया था। रूही ने इत्र की शीशी उठाई। अब बस 2 बूंदें बची थीं, 2 बूंदें, और फिर सब कुछ खत्म। रूही ने गहरी सांस ली। उसने अधिराज को देखा जो उसके पास बैठा हुआ था। वो उसे प्यार से देख रहा था, पर उसकी आंखों में वो पागलपन था, वो पागलपन जो रूही ने उसमें डाला था। रूही ने फैसला कर लिया। उसने आखिरी 2 बूंदें लगाने का फैसला किया, क्योंकि वो अधिराज को नहीं मरने देना चाहती थी, चाहे उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। उस रात रूही अपने कमरे में अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में वो काली शीशी थी। अब बस 2 बूंदें बची थीं, 2 आखिरी बूंदें। रूही ने आईने में खुद को देखा। वो पहचान में नहीं आ रही थी। उसके हाथ पूरी तरह से काले थे, उसके पैर काले थे, उसकी गर्दन पर काली नसें उभर आई थीं और उसके होंठ इतने काले हो गए थे कि वो जैसे कोयले की तरह लग रहे थे। पर सबसे डरावनी बात उसकी आंखें थीं। वो अब पूरी तरह से पीली चमक रही थीं, ऐसी चमक जो अंधेरे में भी दिखती थी, जैसे उसके अंदर
कोई और जीव रह रहा हो। रूही ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि ये आखिरी रात है, ये आखिरी मौका है। इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने अधिराज के बारे में सोचा। वो अभी अपने घर पर था, शायद सो रहा होगा या शायद जाग रहा होगा। रूही के बारे में सोचते हुए रूही को बुरा लगा। उसे लगा कि उसने अधिराज के साथ क्या किया है, पर अब रुकना मुमकिन नहीं था। रूही ने शीशी का ढक्कन खोला। उसमें से वही गंधक की तीखी बदबू आई, पर इस बार बदबू और भी तेज थी, जैसे नरक ही खुल गया हो। रूही ने एक बूंद अपनी गर्दन पर लगाई। अगले ही पल पूरा कमरा आग की तरह तप गया। दीवारें जलने लगीं, खिड़कियां कांपने लगीं और हवा इतनी गर्म हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। रूही चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ नहीं निकली। उसने अपनी कलाई देखी। वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी। अब सिर्फ कलाई नहीं, बल्कि उसकी पूरी बाँह। और फिर कमरे में धुआं उठने लगा, काला घना धुआं। और उस धुएं से वो औरत निकली, धुएं वाली औरत। पर इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी औरतें थीं। वो सब औरतें जो रूही ने सपने में देखी थीं, सब काली, सब धुएं से बनी हुई और सब रूही की तरफ देख रही थीं। धुएं वाली औरत मुस्कुराई। आ गई तू आखिरकार, अब बस एक बूंद और बची है। रूही ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं बनना चाहती तुम्हारी तरह। धुएं वाली औरत हंसी। तुझे लगानी होगी रूही, क्योंकि अगर तूने नहीं लगाई तो अधिराज मर जाएगा और तू उसे नहीं मरने दे सकती है ना। रूही रो पड़ी। मुझसे ये क्यों कर रही हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? धुएं वाली औरत उसके पास आई। उसने रूही के चेहरे को छुआ। तूने कुछ नहीं बिगाड़ा रूही, तू बस वो बन रही है जो तू हमेशा से थी। तू भूल गई? तेरा जन्म गंधक के साथ हुआ था। तू हमेशा से मेरी थी। मैं तो बस तुझे घर ले जा रही हूं। रूही को याद आया उसका जन्म, वो गंधक के फव्वारे, वो पीली चमक उसकी आंखों में। दाई की बात, ये बच्ची किसी काली हवस की निशानी है। रूही समझ गई, उसकी किस्मत पहले से ही लिखी हुई थी। वो हमेशा से इसी दिन के लिए बनी थी। पर मैं इंसान हूं, रूही ने कहा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। धुएं वाली औरत ने सिर हिलाया। अब तक तो नहीं थी, पर जल्द ही होगी, बस एक बूंद और उस औरत ने जबरदस्ती रूही के हाथ में शीशी थमा दी। रूही ने शीशी को देखा। आखिरी बूंद, आखिरी मौका। उसने सोचा, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो अधिराज मर जाएगा, पर अगर मैं लगाऊंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी। और फिर उसे एक विचार आया, एक साय आखिरी विचार। अगर मैं ये लगा लूं, रूही ने कहा, तो अधिराज का क्या होगा? क्या वो ठीक हो जाएगा? धुएं वाली औरत ने कहा, जब तू खत्म हो जाएगी तो तेरा असर भी खत्म हो जाएगा, अधिराज आजाद हो जाएगा। रूही ने आंसू पोंछे। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने आखिरी बूंद अपनी गर्दन पर लगा दी। अगले ही पल कमरा पूरी तरह से आग से भर गया। लपटें छत तक पहुंच गईं, दीवारें पिघलने लगीं और रूही चीखने लगी। पर उसकी चीखें आवाज में नहीं निकलीं, वो धुएं में बदल गईं। रूही ने महसूस किया कि उसका शरीर पिघल रहा है, उसकी त्वचा धुएं में बदल रही है, उसकी हड्डियां राख में बदल रही हैं और उसकी आत्मा किसी और में समा रही है। नहीं, रूही चीखी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रूही का शरीर पूरी तरह से धुएं में बदल गया। उसके बाल हवा में उड़ गए, उसका चेहरा गायब हो गया और उसकी चीखें काली राख में बदल गईं। और कुछ ही सेकंड में रूही पूरी तरह से गायब हो गई। फर्श पर बस वही गंधक वाली इत्र की शीशी पड़ी थी, खाली पर चमकती हुई, जैसे उसमें कोई नई ताकत आ गई हो। धुएं वाली औरत मुस्कुराई। उसने शीशी उठाई और कहा, स्वागत है रूही, अब तू भी हम में से एक है। और कमरे में सब औरतें हंसने लगीं। उनकी हंसी गूंजती रही और फिर सब धुएं में गायब हो गईं। अगली सुबह जब रूही की माँ शांता उसके कमरे में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था।
बस फर्श पर एक काली शीशी पड़ी थी। शांता ने वो शीशी उठाई। वो गर्म थी और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। उसने ढक्कन खोला और देखा कि शीशी फिर से भर गई है। शांता कांप गई। उसे समझ आ गया कि रूही का क्या हुआ है। उसने शीशी को जमीन पर पटक दिया, पर वो टूटी नहीं। वो बस वहीं पड़ी रही, चमकती हुई। और उसी दिन अधिराज की हालत अचानक से सुधर गई। वो हॉस्पिटल में था और डॉक्टर हैरान थे। ये चमत्कार है, उन्होंने कहा। इसकी हालत तो बहुत खराब थी, पर अचानक से सब ठीक हो गया। पर अधिराज को कुछ याद नहीं था। उसे रूही याद नहीं थी, उसका प्यार याद नहीं था, कुछ भी नहीं। जैसे उसकी यादों से रूही को मिटा दिया गया हो। अधिराज ने पूछा, मुझे यहाँ क्यों भर्ती किया गया था? डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत बीमार थे, पर अब तुम ठीक हो। अधिराज मुस्कुराया, अच्छा है, मुझे घर जाना है। और उसी रात अधिराज अपने घर चला गया, सामान्य जिंदगी में वापस, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर रूही कहीं नहीं थी। वो गायब हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढा, पुलिस को रिपोर्ट की, पर कोई सुराग नहीं मिला। रूही जैसे हवा में गायब हो गई थी। शांता जानती थी कि उसकी बेटी का क्या हुआ है, पर वो किसी को कैसे बताती कि उसकी बेटी धुएं में बदल गई, कि वो अब एक पिशाचिनी बन गई है। समय बीतता गया, महीने गुजरे, और फिर एक दिन एक नई लड़की को वो शीशी मिली। वो एक कॉलेज की लड़की थी। उसका नाम निधि था और उसे भी अपने प्रेमी से डर था कि वो उसे छोड़ देगा। एक रात निधि के कमरे में अचानक वो शीशी प्रकट हुई। उसके तकिए के नीचे, काली, चिकनी और गर्म। निधि ने उसे उठाया और पढ़ा, गंधक सुगंध, मन, देह और आत्मा बांधने वाला इत्र। निधि को अजीब लगा। उसने सोचा, ये कहाँ से आया? पर फिर उसे अपने प्रेमी की याद आई और उसका डर। उसने सोचा, बस एक बार लगाकर देख लेती हूँ। और उसने शीशी का ढक्कन खोल दिया। कमरे में गर्माहट फैल गई और कहीं दूर किसी अंधेरे कोने में धुएं की एक औरत मुस्कुराई। उस औरत के चेहरे पर रूही की झलक थी, पर अब रूही नहीं थी। वो एक पिशाचिनी बन चुकी थी, एक ऐसी पिशाचिनी जो हमेशा के लिए उस इत्र में कैद थी। और जब भी कोई नई औरत उस शीशी को खोलती, रूही फुसफुसाती, एक और शिकार। दोस्तों, ये थी रूही की कहानी, गंधक की औरत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार और हवस में फ़र्क होता है, कि डर से लिए गए फैसले हमें बर्बाद कर सकते हैं, और कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर कभी आपको कोई अजीब सी काली शीशी मिले तो उसे कभी मत खोलिएगा, क्योंकि हो सकता है रूही आपका इंतज़ार कर रही हो। धन्यवाद।